नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज एक हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और एक सेंसेशनल हम आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं गिरीश भाई के साथ। और ये स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जो सीआईए में काम कर रहा है, सीआईए का एम्प्लॉय है, टॉप सीक्रेट क्लियरेंसेस लेता है और सोना सीआईए के वॉल्ट से ही चोरी करता है। और छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं, 303 गोल्ड बार्स चोरी करता है। 2 मिलियन कैश, 35 रोलेक्स वॉचेस उसके घर पे मिलती हैं। और ये सारा ऑपरेशन सीआईए जो है, जो दूसरे कंट्रीज में करती है, उसमें गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि गोल्ड की कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। करेंसी को आप ट्रांसफर करेंगे, स्विफ्ट के थ्रू करेंगे या और बैंकों के थ्रू करेंगे तो उस करेंसी को आप ट्रेस कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जब आप सोना किसी एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं तो उसकी ट्रैकिंग नहीं होती है। इसीलिए शायद सोने का इस्तेमाल सीआईए या लार्जर जो ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब जब एफबीआई एजेंट इस सीआईए एजेंट या सीआईए ऑपरेटिव पर रेड मारते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, 303 गोल्ड बार्स, $40 मिलियन की, 2 मिलियन की कैश और डजन ऑफ लग्जरी वॉचेस, 35 लग्जरी वॉचेस उसके वर्जीनिया होम में मिलती हैं, एशबर्न में। और ये गोल्ड करेंसी वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम लेट 2025 टू अर्ली 2026 विड्रॉ होती है और 19 मई यानी कि ऐसे 19 मई 2026 में वो आदमी अरेस्ट होता है। 18 मई को रेड होती है, 19 मई को अरेस्ट होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। धमाकेदार खबर लेके आए आप। अब कहा यह जाता है सीआईए वॉल्ट में सोना है और उस सोने का इस्तेमाल सीआईए ऑपरेटिव्स दूसरे देशों में अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल करने के लिए करते हैं। और ये आदमी तो सोना चुरा के बैठा हुआ है। ये सारी कहानी क्या है? ये आदमी कौन है? ये वहां पहुंचा कैसे? और ये सोना उसके घर में कैसे मिला? जरा इसके बारे में बताइए। आत्मजीत जी, देखिए, एक गलती से पूरा एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया। 3 दिन पहले सीआईए के ही एक एजेंट को, जो उसको बहुत ही बड़ा तबका दिया गया था, दैट वाज डेविड रश। अब ये डेविड रश जो है, ये किसी ने कंप्लेन करी कि इसके सर्टिफिकेट सारे गलत है। ये न कभी नेवी में पायलट था और ये मतलब बिल्कुल फ्रॉम द इंसेप्शन इसने सारे अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह फॉर्ज करके ये भर्ती हुआ नेवी में, ऐसे बता रहा है। फिर ये नेवी में पायलट था। उसके इन्होंने वो फोटोज वगैरह भी जो उसने अपलोड करे, उसमें कहीं पे किसी ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये नहीं था। तब तक तो वो सीआईए में नौकरी कर रहा था। एक कॉन्फिडेंस था कि भाई क्योंकि ये नेवी का बंदा है तो उसका किसी ने क्रेडेंशियल चेक नहीं करा और ये बंदे का कार्यक्रम चलता रहता है। अब ये कोर्ट ऑपरेशंस के लिए ये सीआईए से पैसे मांगता है जो नॉर्मली गोल्ड में ट्रांजिट होता है। अब इसमें ये गोल्ड का एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 1935 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बोला कि भाई हम लोग जो गोल्ड पे ट्रेड करेंगे, डॉलर को अगर हमको प्रमोट करना है गोल्ड बेस में, तो उन्होंने एक फोर्ट नॉक्स करके 1935 में एक बड़ा ही एक किला बना दिया जिसको ट्रेजरी वॉल्ट बोलते हैं। वो पूरा डिफेंस के सर्वेलेंस में होता है, हाईली सिक्योर्ड ये होता है। तो इसमें आप देखिए कि वो बनाने के बाद वहां पे गोल्ड तो जमा होता रहा, लेकिन दिक्कत ये कि 70 इयर्स में वो कभी ऑडिट नहीं हुआ। इसमें बीच में दो जो इनके सेनेटर्स थे, माइक ली और रैंड पॉल, उन्होंने भी बीच में ये बताया था कि भाई इसका ऑडिट करवाओ, क्योंकि इतने 70 ईयर से जो गोल्ड पड़ा है वो उस वक्त जमा होता था, उसमें कितना गोल्ड था, कितना निकल गया, कितना उसकी प्योरिटी है, तो क्या वैल्यूएशन है। गवर्नमेंट का ये मानना था कि उस वक्त में आज जो 8100 टन जो गोल्ड पड़ा है फोर्ट नॉक्स में, वो उसका बेस वैल्यू उस टाइम पे पकड़ा गया था 35 पर आउंस डॉलर। अब अभी उसका रिवैल्यूएशन करके 42.22 बेस वैल्यू आउंस कर दिया गया है। लेकिन हकीकत में दैट इज 1000 टाइम्स मोर इन टुडेज वैल्यूएशन। तो ये पॉजिटिव रहता कि अगर वो ऑडिट करवाते हैं। अब ऑडिट की बात भी कहाँ छिड़ी कि वो पहले जो दो सेनेटर्स ने बताया वो तो ठीक है, उसके बाद 29 मई 2025 को एलन मस्क ने इस बात को छेड़ दिया कि भाई फोर्ट नॉक्स में ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, इफ यू मैच द डॉट्स, 29 मई 27 फरवरी 2025 को एलन मस्क बोलता है कि इसको आप ऑडिट करवाइए, और अप्रैल 2025 से आप देखिए गोल्ड रश शुरू हुआ। रशिया, चाइना, इंडिया, सारे सब लोग ने गोल्ड परचेस करना शुरू करा और उसका रेट का वो हम देख रहे हैं उसका रिएक्शन क्या आया। दिस वाज द रीजन कि कहीं ना कहीं ये बात लीक हो चुकी है कि फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड पड़ा है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो वो गोल्ड प्योर नहीं है या उसमें कुछ रिप्लेसमेंट हुआ। इसको ये बात को ज्यादा हवा कब मिली, जब इन्होंने
FBI ने CIA एजेंट पे घर पे रेड करा और ये सब जो आपने बताया वो इनके पास मिला $40 बिलियन का गोल्ड बार्स, 2 करोड़ कैश। तो ये मिलने के बाद अब कहीं लिंक हो रहा है कि अगर इसने कोर्ट ऑप्शन के लिए ऑपरेशंस के लिए जो गोल्ड बार्स और पैसे मांगे हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो ट्रेजरी से आया होगा, दैट इज फ्रॉम फोर्ट नॉक्स। ये एक अनुमान बांधा जा रहा है। तो ऑडिट का छेड़ करना एलन मस्क को, क्योंकि और सेनेटर्स की बात का वजन नहीं पड़ा, लेकिन जैसे एलन मस्क ने बोला तो एक बड़ा हल्ला गुल्ला होने लगा है। अभी इसके अंदर आप देखिए कि ये पूरा मैच कहां पे हो रहा है कि ट्रंप इज नाउ डिस्टर्ब कि उसके सारे जो प्लान्स थे वो प्लान 1, 2, 3 सारे फेल होते चले गए। उसने पहले ये सोचा कि भाई मैं डॉलर का जो अभी आप देखिए तो जो गोल्ड का लास्ट में फिगर्स कुछ आए जिसमें नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस जो हुए 2023 में वो 57% कम हो गए हैं। अब देखिए कुछ भी बोलते हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास इंटरनेट है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आया, लेकिन दीज आर द फिगर्स, वो क्लियर बता रहे हैं कि भाई ऑलरेडी आपके उस पे डॉलर पे प्रेशर आ चुका है, क्योंकि पीपल हैव नाउ स्टार्टेड ट्रांजैक्टिंग इनटू देयर ओन प्राइवेट करेंसीज, जिसको ब्रिक्स ने यूनिट का नाम दिया है। अब यूनिट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में वो स्विफ्ट को बाईपास करके उन्होंने एक एमब्रिज बना दिया है। अब एमब्रिज में दैट इज एज गुड एज आवर यूपीआई। तो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, काम चल रहा है। अब जो डेफिसिट बैलेंस वाली जो बात है, वो आप ट्रेड डेफिसिट की बैलेंस फिर आप उसको डॉलर से कंपेयर कर रहे हो। आज अगर मैं 80 रुपए का माल ले रहा हूं, वो हकीकत में चाइना से ले रहा हूं, तो मेरा ट्रांजैक्शन चाइना से होना चाहिए, तो मेरा जो डेफिसिट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ये जानबूझ के हर कंट्री को बता रहे हैं कि उनका डॉलर डेफिसिट इतना है। सॉरी। तो ये जी आप देख लीजिए, बड़ा एक फाइनेंशियल गड़बड़ ये सारी चीजों के पीछे खड़ा, इसीलिए ये ईरान की वॉर में, गल्फ में, ये सब सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं। अब इसमें आप देखिए तो बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जिसको ये डर रहे हैं कि ये 2-3 दिन से ट्रंप वॉर का छोड़ के अभी वो फिर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पे आना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ निकली फोर्ट नॉक्स में तो उसको कम से कम वो डॉलर सपोर्टिंग करेगा। और अभी वो बोल रहा है कि बिटकॉइन भी फेडरल बैंक उसको सपोर्ट करेगी, तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे और एक बड़ा चीज मिला कि 2023 दिसंबर में एक हंडाला करके एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट का एक साइबर सेल है जिसको हंडाला बोलते हैं। वो हैकिंग करने में उनकी इतनी मास्टरी हो चुकी है कि उन्होंने सारे गवर्नमेंट की साइट्स अभी जो डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड तो पता नहीं उन्होंने किस किस का हैक कर लिया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये था कि इनका इजराइल में और जो डिफेंस के इनके पास एक वाइपर मालवेयर था, वो वाइपर मालवेयर सब जो घुसने वाले थे उनको ये वाइप आउट करता था, उसी को उन्होंने तोड़ दिया अंडाला ने। और उसके बाद ये जहां पे घुसे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस थे हेर्जी हेलेवी, उसके टेलीग्राम के उसमें घुसे हैं पोर्टल में, और 19,000 फोटोज उन्होंने रिलीज करे। जो उन्होंने रिलीज नहीं करे दैट वाज विद द सीक्रेट मीटिंग विद डिफरेंट डिफेंस एंड फॉरेन डिग्निटरीज। तो ये बताने की कोशिश करिए कि हम आपके अंदर तक घुस चुके हैं, हम आपको पूरा बता देंगे। तो दे हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस व्हिच आर नाउ क्रिएटिंग अ टेंशन फॉर द यूएस। अब इसमें उसने मिलिट्री ऑपरेशंस भी करे हैं, फिर उन्होंने पूरा लिस्ट साथ में दे दिया है कि हमने एक्स पीएम का भी हमने पोर्टल हैक कर लिया है, आपका जस्टिस मिनिस्टर है उसका भी हैक कर लिया है, नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो ज़ैची, उसका भी इन्होंने हैक करके वो सारे प्रूफ्स दे दिए छोटे से कि हमने ये सारा हैक कर लिया। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी हमको पता है, आप लोग आगे क्या डिफेंस स्ट्रेटेजी कर रहे हो, क्या निगोशिएट कर रहे हो। नाउ दिस हैज क्रिएटेड अ बिगर टेंशन। इसको ये साइडलाइन करने के लिए ये सब गेम चला रहा है। नोबडी इज टॉकिंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स कि हंडाला ने कैसे इनको परेशान करके रखा हुआ है, ये ज्यादातर लेबनान में अटैक कर रहे हैं, उसको काउंटर कैसे हो रहा है कि आदमी मर नहीं रहे। दिस मीन्स कि हंडाला उनको अपडेट दे रहा है कि भाई अभी यहाँ हो रहा है। मतलब all movements of now Israel Defense Force is being watched by Handala। ऊपर से डॉलर का डोमिनेशन, जो ट्रांजैक्शन 57% डाउन हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। और जैसे ही ये एम ब्रिज में ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं, सबसे बड़ा झटका सऊदी ने इनको दे दिया, क्योंकि सऊदी ने 2025 से पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। दैट मींस ही इज नाउ फ्री टू डू एनीथिंग। अब ये इस्लामिक स्टेट की जहां पे बात हो रही है, ओवरसीज इस्लामिक कोऑपरेशन की जो बात चल रही है, उसमें सब लोग, आज तो ईरान ने भी बोल दिया कल कि भाई ये सब छोड़ के इस्लामिक कंट्रीज को सोचना चाहिए कि जब तक आप एक नहीं हो जाओगे तब तक फॉरेन एजेंसीज आपको ऐसे ही ब्लैकमेल करती रहेंगी और आपसे पैसा निकालती रहेंगी।
Now these are the new thoughts coming in. तो अगर गल्फ कंट्रीज एंड एशिया गेट टुगेदर तो आप समझ लो कि यूरोपियन कंट्रीज की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, क्योंकि 80-60% कंज्यूमर इधर आ गए, 55% जीडीपी इधर आ गई और ऑयल पे सफिशिएंट है. अफ्रीका इज नाउ ऑलरेडी देयर विथ ब्रिक्स और ज्यादातर उनका अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश कंट्रीज जो है अफ्रीका की उसको इस्लामिक कंट्रीज के साथ भिड़ा, वो काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे केनिया में करा है उन्होंने, अभी माली में करा है. बट नाउ एज एवरीथिंग हैज कम आउट इन ओपन, आपकी गूगल की मोनोपोली खत्म हो गई, क्योंकि दूसरी साइट भी चल रही है, चाइना की बाइडू चल रही है, वो भी आपके जीपीएस का भी ऑल्टरनेट उसके पास है, आपका स्विफ्ट का ऑल्टरनेट आ गया, डॉलर की जरूरत नहीं है क्योंकि वोस्ट्रो अकाउंट खुल गए. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. लेकिन इसी का कोई रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकल सर्वाइवल अमेरिका का बहुत ज्यादा जरूरी है, अब उसको जो डिफेंस बेचना है उसमें आप देखिए तो वहां पे भी वो मार खा रहे हैं. उनके सारी डिफेंस की जो एडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने बेची थी, उसके एक एक करके सारा ही फचड़ा खुल रहा है कि भाई वो इतने एफिशिएंट नहीं है जितने वो बता रहे हैं. आपने आयरन डोम पे बहुत बड़ा घमंड किया था, फिर आपने डेविड स्लिंग पे करा, एरो पे करा, वो तो बिल्कुल 12-13 हजार के ड्रोन्स ने ईरान के आपके खत्म कर दिया है उसको. गल्फ का जो भरोसा था वो मल्टी मिलियन डॉलर्स दे रहे थे अमेरिका को फॉर द सिक्योरिटी, उनको भी समझ में आ गया कि भाई सिक्योरिटी वर्थ इट नहीं है जितना हम खर्च रहे हैं. तो दे आर ऑल्सो नाउ कमिंग आउट बैक. फिर गाजा में जो इनको घसीटने का था कि भाई हम लोग एक वो पीस पैक बना रहे हैं, वो वहां पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, उसमें गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट करेंगे, तो इनके जो सारे जो गलत नैरेटिव्स थे वो खुल के सामने आ रहे हैं. तो नाउ ये सारा जो अरेंजमेंट हो रहा था उसमें ये डेविड रेस का पकड़ा जाना, इसने पूरा एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है कि अमेरिका की नीयत क्या है और वो कर क्या रहा है, बता क्या रहा है. तो दिस इज द स्टोरी कि भाई ये फोर्ट नॉक्स का अब ऑडिट होना, ये हुआ तो भी फंसवाएगा ट्रंप को, नहीं हुआ तो भी फंसवाएगा. नाउ वी विल सी हाउ ही इज फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ दिस कम्बरसम सिचुएशन. जी, मैं 2 दिन पहले की बात आपको बताता हूँ. 31 मई 2026 यानी कि परसों, टाइम टू फिजिकली ऑडिट फोर्ट नॉक्स, ये ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, एक्सप्लिसिटली लिंकिंग इट टू द रश केस एंड द गवर्नमेंट थेफ्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेविड रश की. अब ये डेविड रश नाम का आदमी फेक डिग्रीज, फेक मास्टर्स डिग्री, फेक बैचलर्स डिग्री बना के पहले नेवी रिजर्व में अपनी नौकरी लेता है एज नेवी पायलट. इसने कभी जहाज नहीं उड़ाया. उसके बाद वो एयरफोर्स के जहाजों के टेस्ट पायलट भी बनता है. सीआईए के पास जब जाता है तो सीआईए सोचती है कि नेवी ने अपने बैकग्राउंड चेक्स किए होंगे, तो वो उसको 2 एप्लीकेशन पहले डालता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, फिर तीसरे एप्लीकेशन में उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और फिर वो कवर्ट ऑपरेशंस करने शुरू कर देता है. उसके बाद वो एक लग्जरियस लाइफ लीड करता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की. अब बात आ जाती है ट्रंप साहब पर. ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो मतलब सीआईए अपने आप से चोरी कर रहा है या सीआईए फोर्ट नॉक्स से चोरी कर रहा है, ये बात का विषय है. पर डॉज और एलन मस्क जो हैं, जब से ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक रीजंस का हवाला दिया जा रहा है. एक लेजिस्लेशन पेंडिंग है. एक रिप्रेजेंटेटिव है थॉमस मैसी, उन्होंने गोल्ड रिजर्व ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2025 के तहत गाओ लेड इंडिपेंडेंट ऑडिट एवरी 5 years, फुल इन्वेंट्री एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनी इनकम्बेंसेस सेल्स की बात की थी. वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि 2025 से रिपब्लिकन्स को पता है कि जैसे ही फोर्ट नॉक्स का ऑडिट होगा, एक बड़ी बिजली गिर जाएगी. मेरा इससे रिलेटेड सवाल ये है कि जब फोर्ट नॉक्स के गोल्ड की ये लोग सुरक्षा नहीं कर सकते, उसका ऑडिट नहीं करा सकते, और ब्रिक्स के बारे में लगातार आप सुन रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो नॉन स्टार्टर है, ब्रिक्स चलेगा नहीं, और हमारी भारत की सरकार के एक्स ऑफिसर्स, फॉरेन ऑफिसर्स, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, वो भी ब्रिक्स को लेके तमाम विषय में बोलते हैं, अरे ये ब्रिक्स तो बेकार है, ये कोई मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं है, हम इंडो पैसिफिक रीजन में मास्टर हैं, हमारे बगैर यूएस जो है वो हिल नहीं सकता, हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम बहुत ही स्ट्रांग हैं. और एक बात तो मार्को रूबियो कह गए, ये कह के कि भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं. आज तक 74 साल की हिस्ट्री में हमें किसी ने एलाई नहीं बोला, अमेरिका ने कभी हमें एलाई नहीं बोला. ये एक बड़ा बयान मार्को रूबियो दे के गए कि भारत जो है वो अमेरिका का एलाई है. और अब इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसकी बात मोदी जी कहा करते हैं कि आई एम द ग्लोबल साउथ लीडर, तो जरा इस पर भी बात बताइए कि ये अंदर की कहानी है क्या. अमेरिका का खुद ही जब कपड़े फटे हुए हैं, तो हम अगर इंडिया अगर उसका एलाई बन भी गया, तो हमारे से तो हमारा भी जो बचा है आरबीआई का वो भी ले जाएंगे, बचेगा क्या उसमें. जी, इसमें देखिए 2 पहलू आप देख सकते हैं. अर्ली 60s से अमेरिका का एक ही इरादा था, वो जिबूटी तक आया था. अफ्रीका में उन लोगों ने काफी खेल कर लिए थे, थ्रू इटली, थ्रू फ्रांस, उन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी. अब दिक्कत यह है कि एशिया में अगर उसको कंट्रोल करना है तो अपकमिंग पावर्स पहले उसका सॉफ्ट
एनिमी था रशिया, अब वो चाइना भी हो चुका है। अब उस पे अगर उनको कंट्रोल लेना है तो वेयर हैज टू बी, आप चाइना का अगर मैप देखो तो उसका पूरा जो साउथ ईस्ट में जो कंसंट्रेशन है 95% पीपल स्टे इन दैट एरिया। अब अमेरिका को वहां से दूर पड़ रहा है, उसको कैसे ये कंट्रोल करेगा? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कंट्रोल करके उसने थोड़ा बहुत साउथ कोरिया पे भी अपना दबदबा कर दिया, थोड़ा उसने ताइवान पे कर दिया, लेकिन चाइना के डर से उस लोगों को फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं मिला। तो उसने अफगानिस्तान से शुरू करा कि वहां पे मैं बेस बनाऊंगा, वहां पे रशिया ने चुपचाप चलने नहीं दिया। फिर जैसे ही चाइना पावरफुल हुआ तो ही हैड टू विड्रॉ। बाइडन में उतनी हिम्मत नहीं थी कि तो बाइडन ने बोला ठीक है विड्रॉ करते हैं। और सारी हिस्ट्री आप देखिए तो जितनी भी बड़ी कॉलोनीज इंक्लूडिंग ब्रिटिश, ये जो साले एम्पायर खत्म हुए सारे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो डिफेंस का जो फैलाव था बाद में वो अनप्रोडक्टिव, वो इतना ज्यादा हो गया कि वो उनको सस्टेन नहीं कर पाए और वो कोलैप्स हो गए, वो विड्रॉ होके चले गए। दैट इज बिकॉज दे वर नॉट एबल टू देन कंटिन्यू विद द एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकम सारी खत्म हो गई, लूट तो उन्होंने सारे स्टेट कंट्रीज को ले लिया था। अब जैसे अफगानिस्तान से फेल हुए तो दे मूव टू वियतनाम, वियतनाम में इन्होंने मुंह की खाई, वहां से निकल चुके। फिर दे ट्राइड श्रीलंका, श्रीलंका में एलटीटी का डिस्टर्बेंस हो गया तो वहां पर भी वो नहीं आए। तो हमको तो ये नॉट बीइंग बायस, हमको तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीखना पड़ेगा कि उन्होंने सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका का उन लोगों ने उठाया है। पाकिस्तान तो उसका, मैं उसका एलाई हूं, मैं उसका सपोर्ट हूं, आज भी वो खिला रहा है, लेकिन उसने ऐसी कोई चीज नहीं करी कि जो मुस्लिम कंट्रीज को नाराज करे। वो निगोशिएटर भी बन गया। मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाया जाए ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमको सीखना पड़ेगा। जब शेख हसीना ने बोला कि भाई डेविड लू आया है, डोनाल्ड लू अपना, ये सॉरी लू, ये रेजिम चेंजर माना जाता है। वो रेजिम चेंजर इसलिए वो आया है वहां पे, व्हाइट मैन हैड कम टू मी एंड आस्क्ड सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जहां पे बैठ के वो पूरे एशिया को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। तो जब उसने बोला कि मैंने उसको मना करा, मेरा रेजिम चेंज हो जाएगा, दिस मैसेज वाज सेंट अक्रॉस टू चाइना एंड इंडिया बोथ। हम लोगों ने उस पर कोई रिटेलिएट नहीं करा। चाइना का डिप्लोमेट रात को 2 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से आके शेख हसीना से मिलता है और उसने बोल दिया कि भाई मना कर दिया, रेजिम चेंज हो गया। हमने देखा उसने कैसे चेंज कर दिया। तो ये रेजिम चेंज करना, ये इसकी पुरानी आदत है। अब ये मार कहाँ खा गया? ये ईरान में मार खा गया, जो जहां पे वो सोच के चला था। तो एक वो सेक्टर जो था जहां पे वो फेल हुआ, फिर सारा एक आप देखिए तो सिंक्रोनाइज हो गया। गल्फ में आपकी आर्मी की पूरी धज्जियां उड़ गई, आपके जो डिफेंस का अल्लाह बल्ला जो आप बोल रहे थे वो सारा खुल गया। तो एक ये था कि अभी इसको बेस कहाँ ढूंढना है। तो क्योंकि लकीली अब जैसे काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये प्लांटेड ही था कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तब आपको अमेरिका का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये हुआ, फिर एप्स्टीन फाइल हुई और ये सारा एक अनडिक्लेयर्ड कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जहां पे आप सबमिसिव हो गए। तो सबमिसिव होने से इसने सबसे बड़ा एडवांटेज ले लिया और इसका करने से मल्टीपर्पज काम हो गया कि रशिया से हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, चाइना से हो जाएंगे, ईरान से हो जाएंगे। तो इनको डर यही था कि आप देखिए तो पास्ट में वी शुड बी थैंकफुल टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद उसने एक वोस्ट्रो अकाउंट वाला जो एक सिस्टम शुरू किया था, बार्टर, फूड ऑयल फॉर फूड। तो ये कुछ नहीं करते थे, इन्होंने कलकत्ता की यूके ब्रांच में एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला था जिसमें ये गेहूं के पैसे जमा करते थे और ऑयल के काट लेते थे। ना इसमें तुमको स्विफ्ट की जरूरत है, न तुमको डॉलर फिजिकल ट्रांसफर की जरूरत है। ये सिस्टम जो सब जगह चलने लग गया। आज भी अगर ब्रिक्स सर्वाइव कर रहा है तो दैट इज ऑन दैट सेम वोस्ट्रो अकाउंट सिस्टम। आज तो हमने काफी बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए। इसका मतलब ये ब्रिक्स करेंसी का जो डर था ट्रंप को, तो ये तो बोलते हैं हम करेंसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकल करेंसी में बात कर रहे हैं, इट विल बी लाइक बार्टर। तो ये सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए ये सारी जब चीजें मिक्स हो रही हैं तो ये अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहा है कि अभी मैं इससे बात कर रहा हूं, अभी मैं वॉर खत्म कर रहा हूं, अभी मैं 60 दिन एक्शन करूंगा, फिर मैं अटैक करूंगा। तो ही इज कीकिंग द कार। नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन वॉर खत्म हो गई ये इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में ये जेल जाएगा। तो ये अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में इन्होंने पूरी दुनिया की हालत खराब करके रखी हुई है, लेकिन इसका रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, दैट टाइम विल टेल। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक क्रेडिबल इंडिपेंडेंट ऑडिट इन डाउट्स को खत्म कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल जो जवाबदेही है, जैसे हमारे आरबीआई का 2,87,000 करोड़ रुपया जो लिया सरकार ने, वो किस फाइनेंस हेड के थ्रू खर्चा किया, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, ये सब चीजें हैं जो ऑडिट के लिए जरूरी हैं। और वेरिफिकेशन इनकी इसलिए नहीं होंगी तो पब्लिक को और संचय होगा कि जिस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप जो ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं, अमेरिका में ये सामने आ गया। अब पब्लिक प्रेशर है, बिल्स भी आ रहे हैं। मेसी का जो बिल है वो ये कहता है कि आपको रेगुलरली हर 5 साल में ऑडिट करना चाहिए।
अब भारत की जनता भी पूछ सकती है, अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाले 6 तारीख को आ रहे हैं, वो भी सवाल करेंगे, भाई साहब हमें भी बताइए आरबीआई का ऑडिट क्या हो रहा है, क्योंकि आप कहते हैं नौकरियां नहीं है, आप कहते हैं साधन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हमें भी बता दीजिए कि आरबीआई के पास कितना सोना पड़ा है। तो ये सब सवाल हैं जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। आप राजा नहीं है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह जैसे कि आप आए थे 2014 में अपने आपको चौकीदार कह के, तो आपको चौकीदारी करनी चाहिए, आपको चौकीदार का काम बताना चाहिए, ना कि मालिक बन के बैठ जाना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू।